बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल के व्लॉग में मैंने ये कहा था कि तहरीक अदम एतमाद डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी के ख़िलाफ़ जो अपोजिशन ने लाने का फ़ैसला किया है, ये एक मजाक है और मज़ाहिया कोशिश है, और इस पर मैंने अपनी जो दलीलें थी वो भी दी। तो इस पर मुस्लिम लीग के एक मोहतरम का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि ना तो ये मजाक है और ना ही ये कोई गैर संजीदा कोशिश है, बल्कि इसका कोई मकसद है। तो मैं तो उनकी बात नहीं समझ सका और ना ही उन्होंने कोई बात समझाने की कोशिश की, बल्कि इतना ही, यानी गुफ्तगू तो कुछ ज़्यादा वक्त के लिए की, लेकिन उसका जो घूम फिर कर मतलब था वो एक ही फ़िक्रा था कि ये इसका कुछ न कुछ मकसद है। तो मेरा सवाल अपनी जगह पर बरकरार है, लेकिन इसका साथ एक पुरस्कार मामला भी चल रहा है, वो भी अर्ज़ करता हूँ। तो मेरा सवाल जो बरकरार है वो ये है कि अदम एतमाद के लिए इनके पास वोट कहाँ से आएंगी, क्योंकि जहांगीर तरीन की तो सुलह हो गई और ये जो ख़तरा था कि बजट के बाद मुश्किल वक्त निकल जाएगा तो इमरान खान जहांगीर तरीन को नहीं छोड़ेंगे, तो उसका हल भी निकल आया है कि वो जो बुज़ुर्ग हैं इनके, यानी जो यक वक्त इमरान खान के भी बुज़ुर्ग हैं और जहांगीर तरीन के भी बुज़ुर्ग हैं, मेरी मुराद सीनियर बुज़ुर्ग से नहीं है बल्कि सीनियर के बाद जो साहब आते हैं उनके हवाले से सुना गया है कि उन्होंने काफ़ी यकीन दहानियाँ कराई हैं कि जहांगीर तरीन ग्रुप को कुछ नहीं कहा जाएगा, हाथ तक नहीं लगाया जाएगा, और यूँ समझ लीजिए कि जो कुछ हुआ उस पर मिट्टी डाल दी गई है। तो जहांगीर तरीन साहब तो अपोजिशन का साथ नहीं देंगे, और उसके बाद काफ लीग है, उसके टूटने का भी सवाल पैदा नहीं होता। उनकी हालत तो बेचारों की ये है कि अगर इमरान खान चौधरियों को सुबह शाम 300 जूते मारे तो चौधरी फिर भी यही कहेगा कि हम आपके साथ हैं, और इसी से मिलता जुलता हाल कराची की MQM का है। बाकी पार्टियों की तो खैर इतनी गिनती भी नहीं है, और जो बाप पार्टी है वो उसका कोई अलग वजूद नहीं है, वो तहरीक इंसाफ के प्रोजेक्ट का ही एक सब प्रोजेक्ट है। तो अपोजिशन के पास 160 से ऊपर की गिनती नहीं है। या तो ये बताएं कि उन्होंने PTI के अंदर से कोई 15-20 अरकान तोड़ लिए हैं जो अदम एतमाद की तहरीक में इनका साथ देंगे, वो भी हमें नज़र नहीं आ रहा। और उल्टा लोग मजाक के तौर पर ये सवाल कर रहे हैं कि इस बात की क्या गारंटी है कि जब तहरीक अदम एतमाद पेश होगी तो पीपल्स पार्टी के लोग कासिम सूरी के हक में वोट नहीं दे देंगे, क्योंकि माजी में पीपल्स पार्टी 2 मरतबा ऐसा कर चुकी है। चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ जो अदम एतमाद की तहरीक पेश हुई थी उसमें भी उन्होंने ऐसा किया, और जब वो सेनेटर का इलेक्शन होने वाला था उसमें भी JUI के उम्मीदवार को हरा दिया। इससे पहले पीपल्स पार्टी जब सेनेट के चेयरमैन का पहली मरतबा इलेक्शन होने वाला था तो उसमें उन्होंने जो कुछ किया और मुस्लिम लीग के उम्मीदवार को हराने के लिए जिस तरह बाप से और तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद किया, तो इस बात की क्या गारंटी है कि पीपल्स पार्टी दोबारा इमरान खान से इत्तेहाद नहीं कर लेगी। खैर, ये एक सवाल अज़राह तफन्नुन है जिसमें कुछ संजीदगी हो भी सकती है। बहरहाल मामला पुरस्कार यूँ है कि इमरान खान की हुकूमत गिरने के लिए तैयार है, लेकिन ना तो शहबाज शरीफ की तरफ से हमें कोई इस हवाले से संजीदा कोशिश नज़र आती है, नो पीपल्स पार्टी की तरफ से। एक साहब ने तो ये बड़ा पुरलुत्फ़ तबसरा किया कि पीपल्स पार्टी और शहबाज शरीफ दोनों का एक ही खौफ है, दोनों को एक ही बात का डर है, और वो डर ये है कि अगर इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो गई तो नए इलेक्शन हो जाएंगे और नए इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून जीत जाएगी। मुस्लिम लीग नून की जीत पीपल्स पार्टी को भी डरा रही है और शहबाज शरीफ को भी डरा रही है। ये उन साहब का अज़लाह मज़ाह एक तबसरा था, और लेकिन कुछ ऐसा ही लगता है कि जैसे ये नए इलेक्शन के इम्कानात से डरते हैं, और इनकी कोशिश ये है कि इमरान खान या तो इस तरीके से जाए कि उसके बाद कौमी मुसालियती हुकूमत बने जिसमें शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म को ओहदा मिल सकता है। और ख़बर तो ये भी है कि ऐसा ही एक वादा पीपल्स पार्टी से भी किया गया है कि वज़ारत उज़्मा उसके उम्मीदवार को मिलेगी। ये वही सूरत हाल है जो जनरल मुशर्रफ ने अपने रेफरेंडम के हवाले के ज़माने में की थी कि बैक वक्त ताहरुल कादरी और इमरान खान दोनों को वज़ीर आज़म बनाने का वादा किया था, और दोनों लीडरों ने अपनी अपनी पार्टी के अंदर से इसकी पेशगी मुबारकबादें भी वसूल कर ली थी। लेकिन जब वो इलेक्शन हो गए तो दोनों में से किसी को वज़ारत उज़्मा नहीं मिली, और वो मिल गई जनाब शौकत अजीज़ साहब को। तो इस वक्त यहाँ शहबाज शरीफ को यकीन है कि अगर मैं कौमी मुसालियत हुकूमत बनाने में कामयाब हो गया तो वज़ीर आज़म मैं होऊंगा, और पीपल्स पार्टी ये सोच रही है कि ऐसी सूरत में वज़ारत उज़्मा का ओहदा उसे मिलेगा। तो ये पुरस्कार मामला है कि इमरान हुकूमत गिरने के लिए तैयार है, लेकिन ये उसे उस अंदाज से गिराने के लिए तैयार नहीं है
کہ جس کے بعد عام الیکشن ہو جائیں۔ عمران حکومت گرنے کے لیے کیسے تیار ہے، اس کا ایک بڑا سبب تو یہ ہے کہ جو دو بزرگ جو عمران خان کو لائے تھے، ان میں سے جو سینئر ہیں وہ تو بالکل لا تعلق ہو چکے ہیں، غیر جانبدار ہو چکے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف ہو گئے، بلکہ یہ ہے کہ وہ عمران خان کے حامی بھی نہیں رہے ہیں، اور جو دوسرے جونیئر بزرگ ہیں وہ عمران خان کے اب بھی حامی ہیں، لیکن ان کی طاقت پہلے جیسی نہیں رہی، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی طاقت کمزور پڑ رہی ہے۔ اور اس صورتحال کی وجہ سے عمران خان کے اندر ایک خوف پیدا ہو گیا ہے، اور اس خوف کا شکار پی ٹی آئی کی جو ہارڈ کور ہے اس میں بھی وہ بھی اس خوف کا شکار ہے، اور پارٹی کے لیڈروں کے مرکزی لیڈروں کے سے اگر آپ ملاقات کریں تو اس خوف کی جھلک آپ کو بھی نظر آ سکتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی حکومت جو از خود گرنے کے لیے تیار ہے، تو اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیوں نہیں کی جا رہی، بلکہ الٹا قومی مصالحتی حکومت بنانے کا لمبا رستہ اختیار کر کے منزل کو کھوٹی کرنے اور ایک نئے تجربے کی بنیاد رکھنے کی طرف توانائی ضائع کیوں کی جا رہی ہے۔ اور خبر تو یہ بھی ہے کہ عمران خان بجٹ کے فوراً بعد یا بجٹ پاس ہونے کے دو تین ہفتوں کے اندر ایک اعلان کر سکتے ہیں جس میں وہ اسمبلیاں توڑ دیں گے، اور یہ خبر جو ہے مسلم لیگ نون تک کچھ ذمہ دار حلقوں نے پہنچائی ہے، اور ان ذمہ دار حلقوں کو پی ٹی اے کے اندر سے ان لوگوں نے بتائی ہے جو دونوں طرف کھیلتے ہیں، یعنی جو ایک طرف عمران خان کی وفاداری کے دم بھی بھرتے ہیں اور دوسری طرف بزرگوں کی وفاداری کا عہد بھی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ظاہر بزرگوں کو بتائی، اور بزرگوں نے پھر آ کر یہ مسلم لیگ نون کو بھی بتا دی۔ تو یہ بڑا ایک پرسرار ماجرا ہے کہ ایک حکومت گر رہی ہے، جا رہی ہے، اس کے بچنے کے کوئی امکانات نہیں ہیں، لیکن مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کی کوئی سمت نظر نہیں آ رہی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جو عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی ہے یہ ایک کیموفلاج ہو، اصل مقصد کچھ اور ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ طے ہے کہ کچھ نہ کچھ ڈرامائی واقعات جو ہیں وہ یقینی ہیں، اور ان ڈرامائی واقعات میں عمران خان کا دھڑن تختہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک تو یہ جو اندازہ کچھ لوگ لگا رہے ہیں کہ عمران خان اعتماد میں ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ یہ اعلان کر دیں گے کہ چونکہ میرے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہے اس لیے میں انقلاب نہیں لا سکا، تو عوام ان کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے 2/3 اکثریت انہیں دلوا دیں گے۔ تو یہ ایسا خیال عمران خان کے ذہن میں نہیں ہے، وہ ڈیسپریٹ ہیں، مایوس ہیں، انہیں پتہ ہے کہ معاملہ، چنانچہ اس ڈیسپریشن میں انہوں نے یہ سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کا اقدام اٹھایا ہے۔ اپنی دانش میں ان کا خیال ہے کہ جو باہر کے ووٹ ہیں پاکستانیوں کے 30-40 لاکھ، وہ ان بلاک پی ٹی آئی کو ملیں گے۔ اب پہلے تو یہ بات ہی غلط ہے، ان بلاک ان کو نہیں مل سکتے، مسلم لیگ نون کا بھی ووٹ بینک ہے، پیپلز پارٹی کی بھی ووٹر ہے، اور دوسری پارٹیوں کے بھی ووٹر ہے، یہ ہاں مان سکتے ہیں کہ ان کا جو سب سے بڑا چنک ہے سمندر پار پاکستانیوں کا، جو سب سے بڑا چنک ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے، لیکن وہ بھاری اکثریت میں نہیں ہے۔ دوسری تمام پارٹیوں کے بھی ووٹ درجہ بدرجہ موجود ہیں، ایم کیو ایم کا ووٹ بینک ہے، جماعت اسلامی کا ہے، جمعیت علماء اسلام کا ہے، مسلم لیگ نون کا ہے، اور پیپلز پارٹی کا ہے، اور جو دوسری پارٹیاں ہیں ان کو سب کے ووٹ موجود ہیں، وہ پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں ملیں گے۔ سب سے بڑا گروپ یقیناً پی ٹی آئی کا ہے، اور عمران خان کا یہ جو خیال ہے یہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہے کہ وہ جو ووٹ جب ان بلاک پڑیں گے تو پاکستان میں تحریک انصاف کی از خود میجارٹی ہو جائے گی۔ یہ بہت بڑی، اگر کوئی ایسا سوچتا ہے تو یہ بڑی خام خیالی ہے، اور میرا خیال ہے عمران خان بھی ایسا نہیں سوچتے۔ یہ ایک ڈوبتے کو تنکے کا سہارا والی کوشش وہ کر رہے ہیں، اور اس وقت وہ مطمئن نہیں ہیں، اس وقت وہ پریشان ہیں، اور جس طرح کی وہ حرکات کر رہے ہیں وہ ان کے اعتماد کی غمازی نہیں کرتی بلکہ ان کے خوف کی غمازی کر رہی ہیں۔ تو ناظرین، یہ تو سیاسی صورتحال کا جو ایک منظرنامہ جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ میں نے عرض کر دیا، اور کل کے ویلاگ میں نے کہا تھا کہ کچھ بجٹ کے بارے میں جو فراڈ کیے انہوں نے اس پر روشنی ڈالوں گا، لیکن اتنا زیادہ وقت نہیں ہے، 3-4 باتوں کی طرف میں توجہ دلا دوں کہ ایک تو انہوں نے مان لیا آج شوکت ترین نے کہ 383 ارب روپے کے ٹیکس انہوں نے لگائے ہیں، یعنی یہ جو کہا جاتا تھا کہ ٹیکس نہیں لگیں گے، 383 ارب روپے کے ٹیکس، گویا کہ اشیاء کی قیمتوں میں 383 روپے کا مجموعی اضافہ ہوگا، تو فی کس
महंगाई की शरह जो है वो आप अंदाज़ा लगा लें। ये एक बहुत बड़ा धोखा और फराड किया है। और दूसरा ये है कि जो उन्होंने बात कल नहीं बताई थी वो बाद में पता चली, वो ये है कि इन्होंने तकरीबन 100 चीज़ों पर सेल्स टैक्स की जो छूट थी वो ख़त्म कर दी है। गोया कि 100 चीज़ें छूट ख़त्म होने से महंगी हो जाएंगी। ये जो टैक्स नए लगाए हैं 383 रुपये के, 383 अरब का, ये उनसे हट कर है। और जिन चीज़ों पर छूट ख़त्म की गई है उनकी तादाद 100 से ज़्यादा है। तो उनमें देसी घी है, अंडे है, दूध, पनीर, जूसेस, नमक, अचार, एनर्जी सेवर बल्ब, साइकिल और हर किस्म के तेल वाले बीज, यानी सरसों का तेल, चमेली का तेल, आंवले का तेल और तिलों का तेल जो घरों में इस्तेमाल होते हैं, ये सारे तेल घरों में कसरत से इस्तेमाल होते हैं। ये चीज़ें भी सब महंगी हो जाएंगी। और इसके अलावा कॉस्मेटिक्स, बज़ाहिर उन्होंने इम्पोर्टेड कॉस्मेटिक्स को महंगा किया है, लेकिन ये एक असूल है और माजी में हमने देखा है कि जब इम्पोर्टेड कॉस्मेटिक्स महंगी होती हैं तो जो पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स होती हैं कॉस्मेटिक्स की वो खुद बहुत महंगी हो जाती हैं। ये नहीं हो सकता कि बाहर का इम्पोर्टेड शैम्पू अगर 200 से 400 हो गया है तो पाकिस्तान का शैम्पू जो है वो 100 रुपये का बदस्तूर 100 रुपये का नहीं, वो भी 150 रुपये का। अगर 200 का नहीं होता तो 150 का ज़रूर हो जाता है। गोया कि इन्होंने 200-250 अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया है। और नाज़रीन, इसके साथ ही इन्होंने अमेरिका के जो अड्डे बेचे हैं इमरान खान ने, उसके एवज़ IMF ने इनको बजट की सपोर्ट के लिए कुछ मिलियन डॉलर देने का ऐलान किया है। ये जो रकम दी गई है इस शर्त पर दी गई है कि आप बिजली के रेट बढ़ाएंगे। चुनांचे नेपरा अगले चंद दिनों में बिजली का निर्ख भी बढ़ाने वाला है। गोया के महंगाई का एक डबल डेकर तूफ़ान जो है, यानी इसे आप कह सकते हैं कि वो ऐसा मरऊला जो आसमान की बुलंदियों तक जाता है, इमरान खान ने इस बजट की सूरत में छोड़ दिया है। और शौकत तरीन की ड्यूटी बस ये है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएं कि कोई मिनी बजट नहीं आने वाला। नाज़रीन, बजट में और भी कई फ्रॉड किए गए हैं, इनका जिक्र इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। खुदा हाफिज़।